हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। देखिए, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेके आया हूं आपके लिए। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। अगर बात करूं पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में चैप्टर 5 करा रहा हूं, जिसमें मैं बात कर रहा हूं किसकी, पार्ट 1 की, यानी आर्टिकल 1 से 4। देखिए, मैंने पहले पार्ट में आपको 2 वीडियो, ये दूसरी वीडियो बन रही है, पहली वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिखा दी है, वहां से आप प्लीज चेकआउट कर सकते हैं और जितने जो भी 4 आर्टिकल हैं उसको आप समझ सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो प्लीज प्लीज मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाई है, वहां से देखिए और आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 2 और 3 स्पेशली उनकी बात करूं, उसमें डिफरेंस कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो उसमें ही बच्चे क्या, एस्पिरेंट्स क्या दिक्कत आ जाती है उन्हें, मतलब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि भाई कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है। लेकिन मैंने ऐसा इस बार बताया है आपके लिए ताकि बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा आप चेकआउट कर सकते हैं। रही बात आज जो सेकंड पार्ट है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ उसमें आर्टिकल बताया था, अब कैसे स्टेट का एवोल्यूशन हुआ वो देखेंगे। ठीक है, 1956 में, 50s में, ठीक है, सो उसको समझेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ था भाई, जो इंडिया में स्टेट्स तो नहीं कहलाए जाते थे, वो कैसे कहलाए जाते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट, रियासतें, रजवाड़े, इस तरीके से। अप्रोक्स अराउंड कहीं कहीं लिखा है 552, कहीं कहीं 650, कहीं कहीं 600, तो इस तरीके से क्या ये प्रिंसली स्टेट कई कई जगह लिखा भी है, ये बता दूं। ठीक है, और ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता था पहले। लेकिन जब हो गई भाई देश आजाद, उसके बाद क्या, 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं क्राउन रूल पे, इसी के शायद सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लेंगे एक बार ध्यान से। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947, हम जानते हैं डिवीजन हो गया इंडिया पाकिस्तान का, उन्हें लेकिन दर्जा क्या दिया, एज ए डोमिनियन स्टेटस। ध्यान रखना, उन्हें इंडिया और पाकिस्तान को एज ए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। मैंने समझाया है आपको, जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वहां देख ले, मैंने डोमिनियन स्टेटस को भी अच्छा से एक्सपेंड करके समझाया है। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान अब सॉवरिन या फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी तो बन चुके हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब तक इनका संविधान नहीं बन जा रहा है, सो ये ऊपर इनके अभी भी कौन है, ब्रिटिश है। यानी अगर कोई प्रॉब्लम है इन्हें या कोई दिक्कत आ रही है, देन ब्रिटिश इनकी सुप्रीमेसी है। वैसे 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 तो एक्चुअल में लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। सो ये डोमिनियन का मतलब हो गया सिर्फ एक तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिश का हाथ है। ठीक है, लेकिन इंडिया को क्या हुआ फिर, जब उसका 26 जनवरी 1950 में ये डोमिनियन स्टेटस खो दिया और वो फ्रीली एकदम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बन गया। हालांकि पाकिस्तान को 1956 में टाइम लगा अपना संविधान वगैरह बनाने में। ठीक है, तो उसको स्टेटस खोने में भी टाइम लगा डोमिनियन का। हम इंडिया वाले थे भाई, जल्दी से खो दिया हमने, हम फ्रीली बन गए। अब बात होती है, देखिए किसकी, जब ये हो गया, इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया, इस एक्ट के तहत एक बात यहां पे मैं दिखा दूं, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, इस तरीके का एक प्रोविजन लेके आ गए कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, इस तरीके का क्या प्रोविजन था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसका अर्थ मैं समझा देता हूं, मतलब क्या होता है, अंग्रेजों ने एक रणनीति खेल ली, देश आजाद कर दिया, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं यहां पे क्या, हमने इनको डोमिनियन स्टेटस भी दिया है। दूसरी बात, अगर ये इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, जो रियासतें हैं वो क्या कहीं ना कहीं ये पैरामाउंसी के तहत क्या होगा कि कोई रियासत जाना चाहेगी, कोई नहीं जाना चाहेगी, कोई पाकिस्तान में जाएगी, कोई इंडिया में जाएगी। सो ये उनका एक गेम प्लान था और वो एक्चुअल में वैसा ही हुआ, क्योंकि लगभग लगभग 549 रियासतें तो भाई जुड़ गई, वो तो इंडिया में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिन्होंने, जो पहले नहीं जुड़ी थी। मैं बता दूं, जो पहले जुड़ी नहीं थी। हालांकि सरदार पटेल जी के प्रयासों से, अभी मैं थोड़ा सा इनको हल्का सा बताऊंगा, ठीक है, उनके प्रयासों से
इनको भी भारत में विलय कर लिया गया, जोड़ लिया गया। ठीक है, यानी क्या हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में अंग्रेजों ने भैया ऑप्शन दे दिया था, भाई इंडिया पाकिस्तान अलग अलग दो नेशन बन गए, और जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके पास तीन बातें कह दी, या तो तुम इंडिया में चले जाओ विलय कर लो, या पाकिस्तान के साथ विलय कर लो, या फिर अगर तुम सॉवरेन सेपरेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है, इसके लिए उनने क्या एक प्रोविजन बना दिया जिसका नाम रखा लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसके तहत वो सेपरेट रह सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जैसा कि मैंने बताया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये सेपरेट रहे। अब इसमें कुछ बात है एक इंपॉर्टेंट, मैं उसको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले भाई कश्मीर को क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा इसको तो भाई 26 अक्टूबर 1947, ध्यान रखना डेट भी, 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जोड़ लिया गया कश्मीर को। इसका इतिहास अगर आप चाहें तो मैं कश्मीर का कैसे विलय हुआ इस पे एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। ठीक है, वहां हम इसको डिस्कस करेंगे। बस यहां इतना जान लेते हैं, जो कैसे विलय हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मतलब डॉक्यूमेंट द्वारा। ठीक है, पेपर ट्रीटी साइन हो गई और भाई भारत में विलय कर लिया गया। देखिए, इसके बारे में कह रहा हूं, अगर कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से तरीके से हम समझाएंगे किस तरीके से भारत का विलय हुआ, मतलब कश्मीर का विलय हुआ किसमें, भारत में। दूसरा मैं दिखाऊं, यहां पे एक जूनागढ़ दिख रहा है। देखिए, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, इसके विषय में मैं इसलिए बताना चाहूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जूनागढ़ के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बाय मींस ऑफ रेफरेंडम 20 फरवरी 1948, ध्यान रखना 20 फरवरी 1948 में बाय रेफरेंडम मतलब वोट के द्वारा इसको क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर लिया गया। मतलब कैसे हुआ, मैं एक बार फोटो भी डाल दूंगा। ठीक है, देखिए जूनागढ़ का जो नवाब था, हल्का सा बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप कहेंगे तो मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं इन तीनों पे सेपरेट वीडियो दूंगा, अगर इनकेस आप क्या कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इनके विषय में अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक एक बारीकी। यहां हम हल्का मोटा मोटी जान लेते हैं विलय कैसे हुआ, किसका, मैं जूनागढ़ की बात कर रहा हूं। देखिए, जूनागढ़ की अगर बात करें तो उस समय क्या था, वहां के जो नवाब था, पता है डॉक्ट्रिन, ये क्या नाम है, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी इसको मिल चुकी थी, किसी के साथ भी रह सकता था, जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली में यहां का जो नवाब था, और जो ये जिस रीजन का नवाब था जूनागढ़ में, वो मेजोरिटी कहां की थी, वो हिंदुइज्म की थी, मतलब हिंदू मेजोरिटी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये गुजरात के, अगर मैं मैप डालूंगा तो वहां देख लेना, गुजरात में पॉइंट हो रहा है जूनागढ़, बिल्कुल बॉर्डर एरिया लग जाता है पाकिस्तान का। ठीक है, सो इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फंडिंग भी इसको पाकिस्तान से मिली थी कि ये अपना विलय किसके साथ कर ले, जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान के साथ कर ले। अब सोचिए, एक तो उसका रीजन ऐसा, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के साथ विलय कर लेगा, थोड़ा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इसका उस तरीके का था, और जो मींस मेजोरिटी थी वो मेजोरिटी हिंदू की ज्यादा थी। सो वो भी कैसे चले जाते थे पाकिस्तान में, कैसे चले जाएं, ठीक है ना, क्योंकि पार्टीशन में तो यही रहा था ना, हिंदू अपनी साइड जाना चाहते, पाकिस्तान अपनी साइड। लेकिन इसने क्या करा भाई, 8 करोड़ कहा जाता कि जिन्ना ने इसको सपोर्ट करा, और 8 करोड़ में शायद इसको एक तरीके से खरीद लिया, समझे। और इसने जूनागढ़ को बेचना चाहा, इसने क्या करा, जूनागढ़ को बेचना चाहा, किसको, पाकिस्तान को। ठीक है, इसमें जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ बताया जा सकता है। और तीसरा, जूनागढ़ का जो दीवान था वही इसमें मेन रोल प्ले कर रहा था, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। किसके लिए, ताकि जूनागढ़ पाकिस्तान में विलय हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडिंग उसको भी मिल रही थी पाकिस्तान से। ठीक है, सो जूनागढ़ भाई उसमें शामिल होना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, ठीक है, तो और कुछ नेता लोग आपस में मीटिंग हुई,
ये रीजन को क्या उनको पता था कि ये इसकी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए या फिर इसको सामरिक दृष्टि से देखा जाए या फिर मेजोरिटी के हिसाब से देखा जाए, किसी भी हालत में इसको पाकिस्तान में ये क्षेत्र को नहीं जाने दिया जा सकता है। ठीक है, सो इसके लिए क्या एक तरीके से वोट कराया गया और ये रीजन को भारत में विलय कर लिया गया और जो नवाब था उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। सोचो, वहीं का नवाब उसी को डिपोर्ट कर दिया। तो ये पावर किसकी थी? सिर्फ सरदार पटेल में ऐसी पावर थी। ठीक है, हालांकि वो तो अपना मिलिट्री वाला दिखाने वाले थे, समझे, मिलिट्री डिप्लॉय कर भी दी थी, बस अटैक करने का ही एकदम प्लान ही था। लेकिन माउंटबेटन ने 2 बार रोका था उन्हें, 2 बार रोका था, नहीं कहीं, क्योंकि यूएन के साथ भी कुछ ट्रीटी हुई थी तो उसमें भी ये फंस सकते थे। इस चक्कर में इसलिए भारत को 2 बार रोका गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 20 फरवरी 1948 को क्या हुआ, जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। इसको हम सेपरेट भी पढ़ सकते हैं अगर आप कहें तो। और हैदराबाद क्या हुआ, हैदराबाद को बाय पुलिस एक्शन, देखिए 26 जनवरी 1950, सबसे ज्यादा कठोर यही निकला, यही सबसे ज्यादा कठोर निकला। और एक समय में हैदराबाद का जो निजाम था ना, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था और था भी, एक्चुअल में वो सबसे अमीर व्यक्ति था। इसने पाकिस्तान को भी कई बार लोन दिया था और इसके पीछे भी मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था, ताकि ये भड़काने में इसे, ताकि ये भी विलय कर ले पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट ही रहे। और ये हाँ इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता था। इसमें क्या था, इसके हैदराबाद रीजन की बात करूं तो तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है, और मराठवाड़ा, तो ये अलग अलग लैंग्वेज वाले रीजन भी आते थे, अलग अलग भाषी क्षेत्र के लोग आते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, वहां के क्षेत्र के लोग थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, सबसे बड़ी रियासत में मानी जाती है, इसके पास अपनी खुद की सेना भी थी। सो इसलिए इसको एक तरीके से क्या, पैसा भी बहुत था, सेना भी अपनी थी, तो इसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, भारत में शामिल करना थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इसको यह नहीं पता था कि सामने कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, माउंटबेटन ने पहले भी मना कर दिया था पटेल जी को कि 2 बार कि मिलिट्री डिप्लॉयड नहीं करा जाएगा या पुलिस एक्शन नहीं करा जाएगा, लेकिन इस केस में भाई पटेल जी नहीं माने। उन्होंने धीरे धीरे इसको घेरना चालू कर दिया। पहले क्या इसकी ज्योग्राफी है, वहां के लोगों की क्या सिचुएशन है, उसको धीरे धीरे समझा, जाना, और धीरे धीरे वहीं पे भीतर में घुस के और उन्होंने एक दिन क्या करा, पुलिस एक्शन के द्वारा फिर इसको 26 जनवरी 1950 पे भारत में विलय कर लिया। हालांकि इसके जो निजाम थे वो चिल्लाते रह गए यूएन में, कई बार अपने डेलीगेट्स भी भेजे वहां पे कि नहीं इस तरीके से भारत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये बात जान जाएंगे आप कि हैदराबाद का भी क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 में विलय हो गया भारत के साथ। देखिए, ये तीनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं, इन पे बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। और अभी इसकी एक संपूर्ण जानकारी मैंने अभी भी नहीं दी, बस एक आपको मोटा मोटी बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे विलय हो गया भारत में। ठीक है, और इसके बारे में एक और बात बता दूं, निजाम के बारे में। देखिए, मैंने क्या बताया, ये बहुत बड़ा, बहुत सबसे ज्यादा दुनिया में उस समय अमीर आदमी था, सबसे अमीर, लेकिन इसकी वेशभूषा, और सबसे बड़ा कंजूस आदमी था। एक बात और जान ले, अमीर भी सबसे ज्यादा था और सबसे बड़ा कंजूस भी यही था। वेशभूषा कैसी थी इसकी, फटे कपड़े, गंदे कपड़े, मैले कपड़े, टोपी उल्टी सीधी, इस तरीके से पहनता था। कभी भी इसने शाही भोजन पे कभी किसी को इनवाइट तक नहीं करा। तो ये एक ऐसा था, सबसे महाकंजूस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए एक कथन कहा गया था, मैं ये बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद के लिए एक कथन कहा गया था कि अगर हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होता है तो एक तरीके से ये क्या, हृदय में एक छेद की मात्र बराबर होगा। ठीक है, हृदय में एक छेद मात्र बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कथन कहा गया था। तो और कई किताब हैं जिसपे सरदार पटेल की जीवनी और उसमें इसके बारे में, निजामों के बारे में और कैसे कैसे जो यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा उस किताब का, पटेल करके कुछ किताब का नाम है, मेरे को फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा, जिसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताए। ठीक है, सो ये तो रही हमारी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का किस तरीके से मर्ज कर लिया गया इंडिया में, ये हमने समझ लिया।
लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के द्वारा। अब देखिए बात आती है भाई 1950 पे पहुंच गए, 26 जनवरी लास्ट था जूनागढ़, ठीक है, तीनों हो गया इंडिया। अब हमारे पास हो गए, अगर स्टेट की बताऊं 29 इंडियन स्टेट में बन गया, लेकिन इसको भी 4 भागों में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ध्यान रखना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी। पार्ट ए में क्या बांटा, गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 9 स्टेट उसके बना दिए गए, ठीक है, गवर्नर के प्रोविंस का क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया वाला 9। फिर क्या, प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर के साथ प्रिंसली स्टेट बना दी गई, रियासतें बना दी गई। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और स्मॉल प्रोविंसेस, मींस स्मॉल प्रिंसली स्टेट, सॉरी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर के प्रोविंस बना दी गई जो ब्रिटिश इंडिया में थे, और स्मॉल प्रिंसली स्टेट, छोटी छोटी रियासतें थी, वो पार्ट सी में डाल दी गई। टोटल 10 थे इस तरीके के, और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एक ही था जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, वो पार्ट डी में डाल दिया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर भारत में क्या बन गया, भारत को जोड़ा गया। तो सोचिए 500 से ज्यादा रियासतें, ठीक है, और किस तरीके से कहीं पे भाई क्या करा, पुलिस एक्शन करा, कहीं रेफरेंडम के द्वारा, कहीं यहां क्या एसेशन के द्वारा भारत को विलय कर दिया गया। मतलब जितनी भी रियासतें थी उनका क्या कर दिया, विलय कर दिया गया भारत में, ठीक है। तो ये तो रही, और 50 में क्या हो गया, फिर जब 29 स्टेट बन गए तो उसको भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद 50 के बाद कुछ कमीशंस बनी, किस लिए बनी, ठीक है, किस लिए बनी, क्योंकि क्या होता था, जैसा कि इस वाले केस में होता, हैदराबाद के केस में मैंने बताया था, इसमें कई भाषा के क्षेत्र आ चुके थे, मतलब कई भाषाभाषी क्या हैदराबाद के क्षेत्र में आ चुके थे। तो अब जब हैदराबाद में देखिए मराठी भी आ गए थे, कन्नड़, फिर तमिल, ठीक है, और भी कई क्षेत्र, कई भाषी वाले क्षेत्र के भी इसी क्षेत्र में समा गए थे। तो अब क्या था, वो डिमांड कर रहे थे कि अब हमें जो राज्य चाहिए ना, वो राज्य हमें अपनी भाषा के आधार पे मिलना चाहिए, वो हमें अपनी भाषा के आधार पे मिलना चाहिए। लेकिन जो कमीशंस बन रही थी वो फिर इसकी जांच कर रही थी कि क्या भाषाई आधार पे राज्यों का विभाजन होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे होना चाहिए। सो इस चीज को हम अब समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें क्या क्या कमीशंस आई, ठीक है, और किस तरीके से फिर विभाजन हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए नेक्स्ट हम स्लाइड में आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां पे कुछ कमीशंस लिखी हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, स्टेट को बनाने के लिए यहां पे कुछ कमीशंस आई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो उनको समझने से पहले एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं। देखिए प्रिंसली स्टेट जितने भी थे हमारे, ठीक है, अराउंड 550, 550 टू 600 जो भी थे, वो क्या हुआ, विलय हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है ना, और स्पेशली 3 रह गए थे, तो उनका क्या हो गया था, उनको भी किसी तरीके से क्या लास्ट में विलय कर लिया था भारत में। लेकिन जिसमें एक हैदराबाद का अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, हालांकि और भी ऐसी कई रियासतें थी जिसमें हैदराबाद का एग्जांपल लूं, उसमें क्या हुआ था, देखिए आपका तेलुगु भाषी था, तमिल भाषी था, उसके बाद मराठी भाषी था, तो वो सब हैदराबाद में ही तो आ रहे थे। देखिए कर्नाटका रीजन, तेलंगाना रीजन, उसके बाद मराठवाड़ा, ये सब क्या, ये अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस वाले पर्सन थे, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन रीजन क्या लग रहा था इनका, स्टेट अगर देखा जाए, वो सब क्या लग रहा था, वो लग रहा था हैदराबाद, एक लग रहा था, ठीक है, मर्ज होने के बाद। सो धीरे धीरे क्या हो गया, डिमांड आने लगी, नहीं अब जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और वो किस आधार पे होना चाहिए, हमारे स्टेट हमारे लिए अलग बनना चाहिए, भाषा ही आधार पे। तो इस तरीके की मांग भी उठने लगी थी 1948 से। सो इस तरीके की मांग के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या, कमीशन को अपॉइंट करना चालू कर दिया, जिसमें पहली कमीशन थी धर कमीशन। एस के धर इसके प्रेसिडेंट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ये बनाई भाषाई आधार के लिए, इसकी जांच करने के लिए क्या क्या स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्टेट नए स्टेट बने, क्या वो भाषा ही आधार पे बनने चाहिए,
या फिर कौन से आधार पे बनने चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो यहां पे पाया गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948 में। किसने? धार कमीशन ने। इन्होंने रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेड करा? इन्होंने करा रिकमेंड कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इज मस्ट, लेकिन लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे इनको क्या स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। भाई ये बात जब इन्होंने कह दी तो लोग क्या थे, फिर असंतोष हो गए, संतुष्ट नहीं हुए इन लोग से। ठीक है, तो फिर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट मींस यहां पे कांग्रेस की बात आ गई, कांग्रेस ने क्या करा, फिर से एक कमीशन को अपॉइंट करा। ये कमीशन थी मुख्य, जिसका नाम रखा गया JVP कमीशन। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 पर्सन थे इस कमीशन में, ध्यान रखना। ठीक है, दिसंबर 1948 ये कमीशन का गठन हुआ। ये कमीशन भी किस लिए थी? सीधा सीधा लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन थी। ये भी जांच करने के लिए थी कि किस आधार पे स्टेट का क्या होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सो इसने भी क्या कर दिया, लैंग्वेज बेसिस फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को क्या रिजेक्ट कर दिया, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, अप्रैल 1949 को सबमिट करी थी। तो इसने भी क्या किया, भाषाई आधार पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का, मतलब स्टेट का विभाजन को कहा कि ये वैध नहीं, ये सही नहीं है कि हम भाषाई आधार पे क्या करें, देश का मतलब स्टेटों का विभाजन करें देश में। ठीक है, तो इसको भी इनने नकार दिया, इस कमीशन ने। लेकिन ध्यान रखना, 1953 में एक एक्सेप्शनल एक बात थी। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट। ध्यान होगा, मजबूरन बनाना पड़ा उन्हें पहला स्टेट भाषाई आधार पे। वो था क्या, आंध्र प्रदेश। कहां गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को पहला ऐसा राज्य का दर्जा दिया जो भाषाई आधार पे बना। कब? 1953 में। ध्यान रखना इस चीज को। ये किससे सेपरेट हुआ, सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मैड्रास स्टेट। जो मैड्रास स्टेट आता था उससे तेलुगु जो बोलने वाले व्यक्ति लोग थे उसको सेपरेट कर लिया गया मैड्रास स्टेट से। ठीक है, सो उसको बनाया गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पहला स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ। और किसके प्रयासों से हुआ अगर मैं बता दूं, पोटी श्री रामलू, ठीक है, एक कांग्रेस का ही मेंबर था, तो 56 डे हंगर स्ट्राइक पे आ गया था और फिर एट लास्ट क्या हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी। सो यही एक बहुत बड़ा रीजन बना था जिस कारण से क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मजबूरन 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे फिर क्या आंध्र प्रदेश को एज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में शामिल करना पड़ा, एक नया स्टेट का दर्जा देना पड़ा। लेकिन ये तो रही 53 की बात, ये तो रही 53 की बात। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब यहां पे उन्होंने क्या कर दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके बाद बनी एक और कमीशन, फजल अली कमीशन। ध्यान रखना, कौन सी कमीशन बनी, फजल अली कमीशन। भाई इसने अपनी रिपोर्ट में बताऊं सितंबर 1955 में सबमिट करी। लेकिन उसको रिपोर्ट सबमिट करने से पहले मैं यहां पे बता दूं, इसके 3 मेंबर कमिटी थी। एक तो फजल अली उसका प्रेसिडेंट था, चेयरमैन था। दूसरा KM पणिकर और HN कुंजरू। ठीक है, ये उसके और 2 मेंबर थे। इस कमीशन में क्या बात हुई उसको थोड़ा सा यहां पे हम समझ लेते हैं। इस कमीशन में क्या हो गई, स्टेट्स की डिमांड जो थी और ज्यादा बढ़ गई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि यहां पे क्या हो गया 53 में, ध्यान रखना ये क्या है, 53 में क्या हो गया था भाई, जब एक आंध्र बन गया, एक स्टेट बन गया, तो लोग तो अब भाई देखेंगे कि जब एक बन गया तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के तहत लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पे हमारा भी एक भाषाई क्षेत्र, हमारे लिए एक स्टेट बनना चाहिए। ठीक है ना, सो इस तरीके की मांग क्या हो गई, ज्यादा आ गई, ज्यादा उठने लगी। ठीक है, तो मेंबर तो ये थे ही। ठीक है, अब क्या हुआ, इस चीज को, इस डिमांड में, मतलब ये डिमांड को इस कमीशन ने क्या स्वीकार लिया, इन्हें रिकमेंड करा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इनकी मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या रिकमेंड करा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फजल अली कमीशन ने बोला यूनिटी ऑफ इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, यानी भाषाई आधार पे तो ठीक है हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन यूनिटी ऑफ इंडिया उसको पहला प्रेफरेंस, मतलब
उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट ये थ्योरी को नकार दिया। ठीक है, वन लैंग्वेज वन स्टेट इस थ्योरी को नकार दिया। इन्होंने कुछ बातें कहीं, उस आधार पे क्या होगा, जो स्टेट है उसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। ये इन्होंने बताया कि क्या कल्चर है वहां का, क्या भाषा है वहां की, वहां के लोग की मेजोरिटी कितनी है। ठीक है, ये सब कई बातें थी, उनको परख के देख के तब उस रीजन का एक स्टेट में तब्दील किया जाएगा, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट तब किया जाएगा। या सिर्फ ये थ्योरी के आधार पर नहीं हो जाएगा कि वन लैंग्वेज वन नेशन, वन लैंग्वेज वन स्टेट, इस आधार पे नहीं हो जाएगा, इनका ये मानना था। सो इन्होंने रिकमेंड क्या करा था कि क्रिएशन कर बताया था कि 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी के लिए इन्होंने रिकमेंड करा था, ध्यान रखना। साथ ही साथ इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी जो पहले हमने पढ़ा था, वो क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इस तरीके से विभाजन कर दिया था वहां पे स्टेट का 1950s में। ठीक है ना। सो इसने बोला ये जो 4 फैक्टर है, जो 4 टाइप ऑफ डिवीजन हो रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसलिए सिर्फ 2 पार्ट रखने चाहिए। तो क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट करा और कुछ माइनर मतलब छोटे मोटे चेंजेस के साथ इसकी थ्योरी को एडेप्ट कर लिया। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को क्रिएट कर दिया गया, ध्यान रखना, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। अब मैं यहां फोटो भी डाल दूंगा, वहां भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात यहां पे कमीशंस बनी। ठीक है, हम इसको समझ लिए। अब क्या है यहां पे, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट पूरी वीडियो नहीं लाऊंगा, यहीं पे नेक्स्ट स्लाइड जो अभी ला रहा हूं, इसमें हम और स्टेट देखेंगे कि कौन सा स्टेट कब बना, कहां बना और कैसे बना। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तो हमने ये जान लिया ये कमीशन बनी, अब यहां से आधार शुरू हो गया। क्या नवंबर 1956 से 14 स्टेट और यूटीज को बना दिया गया, और जो पार्ट ए, बी और सी और डी थे, इनको खत्म करके सिर्फ पार्ट ए और बी को रहने दिया। यानी सी और डी वाले को क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म ही कर दिया, और सी को लगभग थोड़ा बहुत मर्ज कर दिया गया ए बी में। ठीक है ना, इस तरीके से कर दिया गया। तो ये रही। अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड डाल दूंगा जिसमें लिखा होगा पार्ट ए और पार्ट बी में क्या क्या है, मतलब स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो दिखा दिया करूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैसे कैसे स्टेट बने। ठीक है, भाषाई आधार पे वो अभी हमने देख लिया क्या कमीशन थी, लेकिन अब क्या हम करेंगे, और कौन कौन से स्टेट क्या हो गए, अलग हुए, कौन सी यूटीज बनी, उसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो देखिए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये सब मैंने लिखा है, यहाँ पे मर्जिंग हो रही है, मर्ज हो रहे हैं। अब वो स्टेट में बन चुके थे क्या, 14 और 6 यूनियन टेरिटरीज और 14 स्टेट्स। सो कैसे बने थे उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, 1956 में क्या था, बना क्या, ट्रावनकोर कोचिन स्टेट विथ मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैड्रास स्टेट। जो ये कोचिंग स्टेट था, मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैड्रास स्टेट, और कसरगढ़ ऑफ साउथ कैनरा यानी दक्षिण कन्नड़, ये वाला मर्ज होके दोनों किस में आ गए, ये सब केरला में आ गए। ध्यान रखना, ये जो बता रहा हूं मैं साथ में इसके एक मैप डाल दूंगा मैं, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए। ठीक है ना। दूसरा था आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, मतलब तेलुगु स्पीकिंग लोग थे जो भी तेलुगु बोलते थे, हैदराबाद के, वो आंध्र स्टेट के साथ मर्ज हो गए, आंध्र प्रदेश बन गया हैदराबाद में जो थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत स्टेट था, विंध्य प्रदेश स्टेट था और भोपाल स्टेट था, ये तीनों मर्ज होके मध्य प्रदेश में आ गए। मैप देखिए, मैं कह रहा हूं सबका मैप डालूंगा ताकि आपको बिल्कुल समझ आइए मध्य भारत। अगला है बॉम्बे स्टेट में सौराष्ट्र और कच्छ स्टेट, ये बॉम्बे स्टेट में आ गए। अभी बॉम्बे कुछ और है, पहले ये बॉम्बे क्या स्टेट था ना। ठीक है, उसके बाद कुर्ग स्टेट, जो ये मर्ज होके किस में आ गया, मैसूर स्टेट में। और द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब ऑफ यूनियन, पेप्सू जिसको कहते हैं, पेप्सू पंजाब स्टेट में शामिल हो गया, मर्ज हो गया। और राजस्थान, देखिए मैं सबका मैप डालने वाला हूं, पहले बता रहा हूं, एक एक आएगी नजर तो आपको बिल्कुल आइडिया पूरा लगेगा, इसलिए मैं इसको यहां पे लिख के आराम से सिर्फ बता रहा हूं।
ठीक है। राजस्थान में क्या, अजमेर को मर्ज कर दिया गया, क्योंकि ये चीज हमें पता होनी चाहिए ना। और कुछ यूटीज भी बना दी गई, किससे, मैड्रास स्टेट से। देखिए मैड्रास स्टेट से जो मर्ज हुआ था ट्रेवनकोर का, वो केरला में भी हुआ था, और कुछ यूटीज भी इससे बना दी गई थी। एक थी लक्षद्वीप, जिसको कहते हैं आज हम ऐसे कहा जाता है इसको, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदिवी आइलैंड। ये 3 यूटीज भी वहां पे उस समय बना दी गई थी, किससे, मैड्रास से। तो ये तो रहे हमारे, हमने क्या पढ़ लिए, किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था और मर्ज हो गए थे स्टेट में। 14 और 6, 14 स्टेट और 6 यूटीज। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर 1956 कैसे और स्टेट बने, चाहे वो यूटी से निकल के बने, और टिल कब तक पढ़ेंगे हम, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर तक। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूटीज बन गई हैं, हम वहां तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद अब देखते हैं। हाँ तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, 1956 के बाद किस तरीके से और नए स्टेट और यूटीज बनी। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए पहले मैं बता दूं 1956 के बाद क्या हो रहा था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी थी। तो डिमांड क्या हो रही थी, अब और ज्यादा बढ़ रही थी। दैट मींस क्या हो रहा था, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया क्या था, धीरे धीरे क्या एक तरीके से कंटिन्यूअस बदलाव की ओर बढ़ रहा था। पॉलिटिकल मैप चेंज होने का मतलब क्या, नए स्टेट बनना, यूटीज बनना। ठीक है। सो इस तरीके से इस समय ये बहुत ज्यादा हो रहा था आफ्टर 60s। तो देख लेते हैं यहां पे क्या है। देखिए 1960 में क्या हुआ, सबसे पहले मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग गुजरात बना दिया गया। कहां से, बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे स्टेट पहले क्या था, उसमें ये मराठी और गुजराती स्पीकिंग, ये दोनों भाषी क्या वहीं पे रहते थे। सो वो पूरा एक था पहले। तो अब क्या कर दिया, इसको भाई अलग अलग कर दिया, एक बना दिया महाराष्ट्र और एक बना दिया गुजरात। तो ध्यान रखना 14 थे पहले, ठीक है, बॉम्बे को शामिल करके, यानी बॉम्बे की जगह अब वो पूरा क्या बन गया, महाराष्ट्र बन गया, जिसमें मराठी स्पीकिंग लोग थे। और तो वो 14 हो गए, और 15वां क्या बन गया, गुजरात। 15वां स्टेट क्या बन गया, गुजरात, जिसमें गुजराती बोलने वाले लोग थे। ठीक है। तो ये रही 1960 में, इस तरीके से क्या हुआ, एक स्टेट और आ गया। अब हो गया भाई 15 स्टेट। एक सेकंड में कैमरा देख लू, हाँ चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि 1961 की बात करते हैं, क्या हुआ। ये तो रहा 60 में। देखिए मैं इनकी एक स्लाइड डालूंगा मैप के साथ, जिसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं यहां पे, देखिए मैं एक और चीज बता दूं, मैं अगर चाहता तो इसको कंप्यूटराइज्ड आपको देता कंप्यूटर पे, फिर मैं एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करके टिक टिक लगा के मैं इस तरीके से करता, तो उसमें क्या होता, वो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर लगता, लेकिन इस समय क्या हो जाता, आपको जरूर अट्रैक्टिव लगता, लेकिन ये जब मैं ऐसे समझा रहा हूं ना, तो इसमें क्या मेरी जो एनर्जी लग रही है ना, मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी आपके थ्रू। मतलब आप देखेंगे तो उसको समझेंगे, क्योंकि मैं जब एनर्जी के साथ बोल रहा हूं ना, दैट मींस वो बिल्कुल हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, समझे। और मैं अगर कंप्यूटर स्क्रीन में बोलूंगा ना, तो उससे क्या होगा, पहले तो मैं बता दूं मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए वहां मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पे अगर मैं बोलूंगा तो उससे क्या रहेगा, मेरी एनर्जी का फ्लो हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, एनर्जी का फ्लो का कम होने का मतलब क्या हुआ, कि आप भी फिर उसी तरीके के स्वभाव में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है, मैं जितना कवर करा सकूं वो करा दूं। और अगर देखेंगे आप पास्ट उठा के मेरा, मैं पॉलिटी को बिल्कुल, इसमें आर्टिकल हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसी के ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स चल रहे हैं, तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से देखा है, बारीकी से लिया है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, थोड़ा सा आप फोकस अच्छा से करेंगे। ठीक है। सो आ जाते हैं, अब क्या है 1961 की ओर। ये तो महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। 15वां स्टेट कौन सा रहा, गुजरात। 14 थे, अब आ गया भाई 15। ठीक है ना, फैजल अली की जो कमीशन बैठी थी उसके बाद 14 बन गए थे, अब आ गया भैया 15।
तो 15 के बाद 1961 में फिर क्या हुआ, दादर नगर हवेली, ठीक है ध्यान रखना, दादर नगर हवेली एक्चुअली में इंडिया का उस समय पार्ट हाँ था इंडिया का, लेकिन पोर्टुगीज वगैरह ये आए थे, ये पता ही है। तो इसमें रूल कौन कर रहा था 1954 पे, कौन कर रहा था, पोर्टुगीज कर रहा था। 1954 से पहले पहले पोर्टुगीज का, पुर्तगालियों का क्या वहां पे शासन था, ठीक। लेकिन उनके जाने के बाद वहां स्वतंत्रता दे दी गई, तो उसके बाद वहां पे जो वहां की जनता थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया 1961 तक, ठीक है वहां पे। और बाद में क्या हुआ, 1961 के बाद 10वें संवैधानिक संशोधन में इसको क्या कर लिया, एज अ यूनियन टेरिटरी, किसको, दादर एंड नगर हवेली को मर्ज ज्वाइन कर लिया गया, कहां पे, इंडिया के पार्ट में, ठीक है ध्यान रखना। 10th अमेंडमेंट एक्ट में 1961 में क्या हुआ, दादर नगर हवेली को ज्वाइन कर लिया एज अ यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं। और गोवा दमन दीव, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो था भाई दादर नगर हवेली पोर्टुगीज के भी हवाले था, ठीक है 1954 में। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसमें भी क्या हुआ था, दादर और गोवा और दमन एंड दीव में पोर्टुगीज क्या कर रहे थे, वो कब्जाए बैठे थे, वो भाई खाली नहीं करना चाहते थे, जाना नहीं चाहते। तो क्या हुआ, पुलिस एक्शन, समझ रहे हैं, पुलिस एक्शन, पुलिस एक्शन के द्वारा फिर से क्या हो गया भैया, खाली करवा दिया, निकल जाओ भाग जाओ। सो इसको क्या बना दिया, ये पहले क्या बना दिया भाई, पहले तो इसको 12वीं संवैधानिक संशोधन में 1962 में इसको एज ए यूटी बनाया, ध्यान रखना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने बहुत ज्यादा समझाने के लिए, ध्यान रखना। जब ये किसके पास था, इसको एक्वायर कर लिया इंडिया ने, किससे, पुर्तगालियों से 1961 में। जब क्या, कैसे, पुलिस एक्शन से, पुलिस एक्शन से तो कर लिया, ले लिया, लेकिन इसको 12वें संवैधानिक संशोधन में क्या बनाया गया, इसको एज ए यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। लेकिन बाद में, यहीं पे ध्यान रखेंगे, बाद में क्या, 87 में गोवा को बना दिया क्या, जो आज हम जानते हैं गोवा क्या, आज एक सेपरेट स्टेट है हमारा, ठीक है ना। सो गोवा को क्या बना दिया भाई, एक सेपरेट स्टेट, गोवा क्या बन गया, सेपरेट स्टेट बन गया। देखिए मैं हर एक स्लाइड जो बता रहा हूं इसका फोटो आपको कोशिश करूंगा देने की, अगर अवेलेबल है तो, ठीक है, और दूंगा जरूर। उसके बाद दमन और जो दीव थे उनको क्या बना दिया, एज ए यूटी ही रखा, यानी गोवा बन गया 87 में भाई स्टेट, और दमन दीव यूटी। तो ये भाई 1967 से हुई थी बात, 60 से 61, ठीक है। अभी मैं इसको यहां पे काउंट गोवा को स्टेट में 15 के बाद 16 क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाई 62 आ रहा है, फिर 63 आ रहा है, और भी तो ईयर्स आ रहे हैं। सो ये तो बाद की बात है गोवा को काउंट करना। तो 1962 की बारी आ गई, ठीक है। 1962 में पुडुचेरी, ध्यान रखना, इसके नाम भी कैसे चेंज हुए उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये देख ले रहे हैं किस तरीके से, कौन से साल में क्या चेंजेस हुए, स्टेट कब बने, ठीक है, या यूटीज कब बनी। तो पुडुचेरी ये कैसे बना, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था एक तरीके से पहले, ये पूरा है ना, फ्रेंच लोग का शासन था वहां पे पहले इस रीजन पे। तो फ्रेंच ने क्या कर दिया था, इसको भारत को सौंप दिया था 1954 में, इस रीजन को, यही जो रीजन की बात कर रहा हूं, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम को 54 में दे दिया था भारत को, ठीक है। भारत को देने के बाद अब क्या हुआ, इसको एज ए यूटी रखा गया 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको एज ए यूटी रखा। अब ये आप बताएंगे कि इसको आर्टिकल 2 के तहत डाला गया या आर्टिकल 3 के तहत डाला गया। ध्यान रखना मैंने समझा चुका हूं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है, आप बिल्कुल खुद बता सकते हैं पुडुचेरी को कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया और गोवा दमन दीव को कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया, ठीक है। ये प्लीज कमेंट में आप बताएंगे मेरे को, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, बहुत आसान है। थोड़ा सा मेरी वो वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ आया 2, 3 तो बिल्कुल समझ जाएंगे भाई पुडुचेरी और दमन दीव या दादर नगर हवेली ये वगैरह को कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया, 2 या 3 पे आप तुरंत समझ जाएंगे। अमेंडमेंट तो भैया आर्टिकल 4 के तहत माना जाता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया, 2 में या 3, ठीक है ना, देख लीजिएगा, वो हमें बताइएगा कमेंट में। अब यहां पे 1963 में ध्यान रखना, अभी भी ये स्टेट नहीं है,
ये यूटीज है, ये यूटी है, ये 87 में गोवा बना, यानी 15वां स्टेट हमारे पास अभी गुजरात है। केवल स्टेट हो गए 15, ठीक है। यूटीज तो बढ़ रही हैं अभी। अब क्या आ गया 1963 में नागालैंड, इसको 16वां राज्य बनाइए, 16th स्टेट नागालैंड, गुजरात के बाद नागालैंड 1963 में 16th स्टेट ये माना जाता है। ये कैसे बना भाई? नागा हिल्स और स्वानसांग एरिया पड़ता है आउट ऑफ आसाम, उनको मिला के क्या बन गया? नागालैंड, ठीक है। जो पहले ये एरिया होता था, पहले ये एरिया था एक्चुअली में अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम, ठीक है। पहले ये आसाम के गवर्नर के कंट्रोल में था 1961 से पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसको किस में डाल दिया गया? इसको एज अ स्टेट, इन दोनों को मर्ज कर दी, इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया? एक नागालैंड, एक स्टेट बना दिया गया, ठीक है। ये क्या बन गया? 16th स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1963 के बाद कुछ और नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम और देख लेते हैं क्या 1966 के बाद किस तरीके से और नए नए स्टेट निकल के आए। देखिए पंजाब तो एक ऑलरेडी स्टेट था, ठीक है, और उसी पंजाब के अंदर क्या था? पंजाबी स्पीकिंग लोग भी थे, हिंदी भाषी भी लोग थे, और कुछ क्षेत्र ऐसा पड़ता था ज्योग्राफिकली अगर देखें वो हिली एरिया था, सो इसका विभाजन कर दिया गया। देखिए मैं पहले ही कह रहा हूं, आपको मैप डालूंगा जिससे आपको पूरा आइडिया लगेगा। कोशिश तो ये रहेगी ताकि आप बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से इस चीज को क्या समझ सकें। सो पंजाब तो उसी में था, यानी कितने 16 में ही आ गया, ठीक है ना, 16 में ही आ गया। अब जो क्या हुआ, पंजाब से क्या हुआ? हरियाणा को निकाला गया, मतलब हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे वहां बना दिया गया नया एक स्टेट हरियाणा, ये 17वां स्टेट। एक्चुअली में क्या हुआ था? देखिए यहां पे भी डिमांड हो गई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस से क्या पंजाब को अकाली दल खासकर ने उसने क्या डिमांड कर दी कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल हमारा रीजन एक पंजाबी भाषी एक हमारे लिए अपना स्टेट बनना चाहिए। इसलिए फिर यहां से पंजाब से क्या हो गया? फिर यहां से देखा गया कि जो हिंदी रीजन के लोग हैं, हिंदी बोलने वाले भाषी हैं, उनसे क्या हरियाणा बना दिया। तो हरियाणा ये हुआ 17th स्टेट। ध्यान रखना पंजाब नहीं होगा, पंजाब तो ऑलरेडी था उसमें, ठीक है। और इसी में क्या हो गया? फिर चंडीगढ़ को एज अ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पंजाब से ही, ठीक है। और जो हिली एरिया थी, ठीक है ना, हिली एरिया थी, जो यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना वो पहले ही थी। अभी जब मैं स्लाइड डालूंगा ना तो बिल्कुल समझ जाएंगे। वो 14/6 वाला जो मैंने बताया था फजल अली कमीशन के बाद, जो 14 और 6 बने थे स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे यूनियन टेरिटरी में ये ऑलरेडी था हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। सो जो भी हिली एरिया थे वो हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी में उसको क्या मर्ज कर दिया गया। यानी पंजाब को देखिए कैसे बांट दिए गए, तो पंजाबी बोलने वाले उनके लिए पंजाबी बन गया, ठीक है, और जो हिंदी बोलने वाले है उसके लिए हरियाणा एक 17वां स्टेट बना दिया गया, और जो यूनियन टेरिटरी बना दी एक चंडीगढ़, और जो हिली एरिया थी उसको जोड़ दिया गया किसमें? हिमाचल प्रदेश की जो वो ऑलरेडी थी यूनियन टेरिटरी उसमें। लेकिन 1971 पे क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश को भी एज अ स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, ये 18th स्टेट बन गया। हिमाचल प्रदेश बन गया क्या? अब 18वां राज्य बन गया। तो ये तो रही, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए शाह कमीशन का रिकमेंडेशन हुआ था, तब जाके ये इस तरीके का डिवीजन हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाइए आप 1972 पे। MTM या MMT एक फॉर्मूला जैसा रहता है, बाकी अगर आपको याद करना है तो MMT इस तरीके से, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हालांकि यहां उल्टा लिख दिया है, कोई उससे मैटर नहीं है, आप ध्यान रखना। देखिए मणिपुर 19th, त्रिपुरा 20th और मेघालय क्या 21st, मतलब 19, 20, 21 इस तरीके से क्या ये भी राज्य आगे फॉर्मेशन में। पहले ये मणिपुर क्या था? यूटी था, ध्यान रखना, लेकिन अब ये एज अ स्टेटहुड बन गया, पूरा स्टेट बन गया। त्रिपुरा यूटी था, इसको भी क्या बना दिया? पूरा स्टेट बना दिया, ध्यान रखना। अब मेघालय जो था, मेघालय देखिए सब स्टेट था एक तरीके से, मैं बता दूं सेकंड मतलब 22वीं अमेंडमेंट एक्ट 1969 में मेघालय को क्या आसाम का सब स्टेट भी कह सकते हैं, और ये ऑटोनोमस खुद में एक स्टेट बना दिया गया था, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? बाद में इसको 21वां राज्य बना दिया। कब? 1972 में।
इस चीज को हम एकदम ध्यान करते हुए चलेंगे सब, इसलिए मैं सीरियल वाइज बता रहा हूं। यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए 19, 20, 21 किस तरीके से बन गया। अब बन गया हमारे पास क्या, मेघालय तक आ गया, 21वां राज्य बन गया हमारे पास, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, इसी सन में 1972 में दो नई टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूं, उसको बनाया गया, एक मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, NEFA, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इनको कहा जाता था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, दो नई यूनियन टेरिटरीज भी बना दी गई, ठीक है। लेकिन ये आसाम की टेरिटरी में नहीं थी, उनके बाहर थी, बस इसका ध्यान रखेंगे। तो ये यूनियन टेरिटरी, गोवा भी ध्यान देना, उसको भी यूनियन टेरिटरी में रखा गया था उस समय, दमन एंड दीव की जब बात कर रहा हूं। अब क्या होगा, हम आगे आ रहे हैं। लेकिन 1974 में क्या हुआ 21st अभी यानी मेघालय तक ही है सीमित, 21 राज्य बने। अब 74 में क्या आ गया, बन गया भैया सिक्किम। सिक्किम की कहानी मैं पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो ला चुका हूं उसमें पूरी कहानी बता चुका हूं कि पहले क्या 1947 के बाद क्या प्रोटेक्टोरेट ये स्टेट पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, और फिर बाद में ये किसके लिए बन गया, इंडिया के लिए प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया, ठीक है। और चोग्याल जो थे वो इस पे क्या शासन किया करते थे, ठीक है। और 35th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो सिक्किम को एज एसोसिएट स्टेट, ये सब मैं बता चुका हूं, देखो एसोसिएट स्टेट की तरह उसको जोड़ा गया। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट देख के लोगों को लगा किसको, कि सभी इस तरीके के डिमांड करेंगे कि उसको इस तरीके का क्या दर्जा दिया जा रहा है, एक नया स्टेट, एसोसिएट स्टेट। सो इसको कैंसिल करके 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को पूरा फुली फ्लेज जो पूरा इंडियन स्टेट उसको पूरा मान लिया गया, ठीक है। सो 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। और अमेंडमेंट कहां हुआ, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में हुआ, जो टेरिटरी और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा है, सो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में हुआ। और एक नया आर्टिकल फॉर्म हो गया 371F, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पेशल प्रोविजन का स्टेटस दे दिया गया किसको, सिक्किम को। तो ध्यान रखना, सिक्किम बन गया अब 22वां राज्य, मेघालय फिर सिक्किम 1974 में। अब आ जाइए भाई 1987 में, ठीक है। अब आ जाइए 1987 में 22 राज्य बन गए हमारे पास, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अभी तक ये क्या थे, ध्यान होगा, यूटीज थे। अब क्या हो गया 1987 में 23वां, 24वां और 25वां, इनको क्या बना दिया गया, फुली फ्लेज्ड स्टेट, यानी पूरा राज्य बना दिया गया। अब इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब ये बन गए यहां पे कितने, 24 और 25, गोवा आ गया 25वां राज्य, ध्यान रखना, गोवा बन गया 25वां राज्य। उसके बाद 2000 में फिर से क्या हुआ, फिर से देखते हैं संशोधन में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को और किसको, उत्तराखंड को और झारखंड को, ये कहां से बने, देखिए छत्तीसगढ़ बन गया कहां से, MP से निकला, उत्तराखंड कहां से निकल गया, उत्तर प्रदेश से निकल गया, झारखंड कहां से निकल गया, बिहार से निकल गया। सो इस तरीके से क्या और नए स्टेट बना दिए गए, तो टोटल बन गया अब 28, कितने बन गए 28। उसके बाद 2014 में आ जाइए, देखिए मैं मैप डालूंगा, बिल्कुल आइडिया बिल्कुल लगेगा, ठीक है। उसके बाद 2014 में तेलंगाना, बहुत ज्यादा रिसेंट का है, सब जानते हैं इसको, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा, 29वां राज्य, ठीक है ना। तो ये 2014 तक हो गए 29वां। अब जो एकदम रिसेंट है 2019 का, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। देखिए जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था जान रहे हैं, स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। सो यहां 29 थे, जब स्टेट हट गया तो बच गया कितना, अब स्टेट आ गए कितने, जब एक स्टेट हट गया तो बच गया क्या 28, और ये दो बन गए क्या, इन दोनों को बना दिया गया क्या एज अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी वैसे 9 बन गई थी, 7 यूनियन थी, फिर इन दोनों को मिला के, और दादर नगर हवेली और दमन दीव, इनको क्या फिर बाद में, इनको पहले क्या फिर मर्ज भी कर दिया गया था, ठीक है ना। सो इसलिए टोटल अगर देखा जाए तो वो क्या बन गई, ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसका मैं एक मैप डालूंगा जिसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या यूनियन टेरिटरीज हैं इस समय रिसेंटली एकदम, और जो स्टेट हैं वो कितने हैं, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज यूनियन टेरिटरी, ठीक है, हमने इसको देख लिया। अब यहां पे थोड़ा सा नेम के बारे में और एक हल्की सी स्लाइड रह गई है, उसको थोड़ा और समझ लेते, कैसे कैसे परिवर्तन नाम में किया गया, यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह का, अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए बिल्कुल ये लास्ट स्लाइड है इस पूरे पार्ट
फर्स्ट की। देखिए इसको इतना समय क्यों लगा, इसका कारण सिर्फ ये है हमने इसको बहुत बारीकी से समझा है। देखिए एग्जाम हम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, पीसीएस का। सो उन एग्जाम को देने के लिए हमें एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इसकी बारीकी को पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक कोशिश करी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है, सो इसको लास्ट पार्ट रह गया है, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किस तरीके से नाम जो बदले गए उनका एक बस एक टाइम लिखा है, देख लीजिए, देख लेते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश, जानते हैं नाम रख दिया गया 1950। पूरा हम नहीं जा रहे हैं डीप में, सिर्फ बात हो रही है रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट हुए थे उसके बाद से। ठीक है ना, 1950s के बाद से। मद्रास तमिलनाडु 1969 में। मैसूर, मैं मैप डालूंगा जिससे आइडिया बहुत अच्छा लगेगा। मैसूर कर्नाटका 1973। लक्षद्वीप मिनिकॉय और एमएनडीवी आइलैंड, इसको लक्षद्वीप 1973 में ही, ध्यान देना ये दोनों 1973 में, मैसूर का और ये आइलैंड का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाया जाता था, अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1992 से बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1991 का। उत्तरांचल उत्तराखंड में, सब जानते हैं 2006 को। पौंडीचेरी पुडुचेरी 2006 को। और उड़ीसा, पहले ऐसा होता है ना उड़ीसा, अब ये उड़ीसा कब हो गया 2011। बस इतना सा था, मैप सबका डालूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाम इनको देखिए याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड में कराया। ठीक है, और उम्मीद है पहले से भी याद होगा, उम्मीद तो मेरी यही है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रहेगा हमारा, पार्ट फर्स्ट तो खत्म, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ लिया हमने, इसमें पूरी कमीशन पढ़ ली, 1956 के बाद क्या कैसे स्टेट बने, कैसे यूनियन टेरिटरीज बनी, वो पूरा हमने समझ लिया। अब मैं इसमें आपको मैप साथ में दिया दूंगा साथ में, जिससे क्या मदद मिलेगी आपको, थोड़ा जो मैंने पढ़ा है उसको समझने में और बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो ये तो रहा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पॉलिटी की, वो हमारी किस टॉपिक पे आएगी, वो आएगी पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हमारा क्या है, सिटीजनशिप। ठीक है, सो तैयार रहिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है समझने में, या कोई नोट्स चाहिए, या जो भी आपका दिक्कत है वो मेरे को एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।